गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। एंड अब हम लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए थे शैक्षिक उद्देश्य। ओके, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है शिक्षण विधियाँ, मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले अपन ने लेक्चर नंबर 1 फिनिश किया है, ये लेक्चर नंबर 2 है टीचिंग मेथोडोलॉजी का। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं इसकी आपके लिए भेज रहा हूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो आप लोग जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़िए। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का पहला चैप्टर नंबर 1 मैंने करा दिया था इसके पहले। उसमें मैंने करीब 44 मिनट 44 मिनट क्लास ली थी, और आपको जो है इसमें मैंने बताए थे काफ़ी सारे पार्ट्स। तो अब हम कहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने ख़त्म की थी क्लास, पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने दोस्तों आपको बताई थी जो बातें थी वो थी शैक्षिक उद्देश्य। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको शैक्षिक उद्देश्य की बात की थी कि भाई शैक्षिक उद्देश्य क्या हुआ करते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य में 3 प्रकार के पक्ष मेनली आए थे, है ना। 3 प्रकार के पक्ष अपन ने डिस्कस किए थे, जिसमें एक था पहला संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब शैक्षिक उद्देश्य जो बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले उनको देखा जाता है कि शैक्षिक उद्देश्य बनाने का संज्ञानात्मक पक्ष क्या है। देन उसके बाद होता है भावनात्मक पक्ष, और तीसरा जो होता है वो होता है मनोक्रियात्मक पक्ष। मनोक्रियात्मक पक्ष, ये 3 जो पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का या टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण किया जाता है। अब हम इसके बारे में हमने ये भी बात की थी कि संज्ञानात्मक पक्ष पर जो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन किया था, वैसे इसका मैंने ये भी बताया था कि इस वर्गीकरण के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो बेंजामिन एस ब्लूम 1956 के आसपास किया था। इसके बाद जो इनके और सहयोगी थे R.F. मेगर एंड D.R. केथरवाल और N.E. ग्रीनलैंड एंड B.B. मैसिया ने भी इन क्षेत्रों में काम किया था। ठीक है ना। तो जो संज्ञानात्मक पक्ष था उसको पूरे तरीके से डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो B.S. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम को जाता है। भावनात्मक पक्ष में जो काम किया है वो काम किया है भावनात्मक पक्ष में ब्लूम, केथरवाल एवं मसिया ने। एंड जो मनोक्रियात्मक पक्ष में काम किया था वो ब्लूम और उनके अन्य साथी ने काम किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि इसका कॉग्निटिव जो पार्ट है, जो कॉग्निटिव एक पक्ष है वो क्या होगा, कि शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करते समय संज्ञानात्मक पक्ष किस तरीके से जरूरी है। और संज्ञानात्मक पक्ष में जो मैंने बातें की थी, जो इसके पार्ट होते हैं, उसमें आता है ज्ञान, आता है बोध, आता है प्रयोग, आता है विश्लेषण, आता है संश्लेषण, आता है मूल्यांकन, आता है। ठीक है ना। चलिए तो डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके बड़े बेहतर तरीके से। देखिए, बेंजामिन ब्लूम द्वारा वर्णित इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है। मतलब जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो आपके बौद्धिक स्तर से जुड़ा हुआ है। बौद्धिक पक्ष आता है। बौद्धिक स्तर मतलब पढ़ाई लिखाई, आप कितना ज़्यादा सीख पाते हैं, कितना ज़्यादा मन में रख पाते हैं, तो ये बौद्धिक पक्ष इसमें आया करता है। इसमें टोटल 6 श्रेणियाँ विभाजित की थी अपन ने। तो पहली श्रेणी का नाम क्या था? ज्ञान। पहला पार्ट था इसका ज्ञान। दूसरा पार्ट क्या था? बोध। ज्ञान था, बोध था। तीसरा पार्ट है इसका प्रयोग। फोर्थ पार्ट है इसका विश्लेषण। फोर्थ पार्ट है विश्लेषण। फिफ्थ पार्ट है संश्लेषण। संश्लेषण। एंड जो लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट है वो है आपका मूल्यांकन। ये 6 पार्ट होते हैं बौद्धिक पक्ष में। इन 6 पार्ट्स को कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। अब आइए बात करते हैं ज्ञान की।
इनको एक एक करके हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ज्ञान की बात करते हैं। तो ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान जो होता है, ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे निम्न कोटि होती है। ज्ञान जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र की सबसे निम्न कोटि मतलब सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी चरण है। यह स्मरण नामक मनोवैज्ञानिक क्रिया पर आधारित है। इसमें सूचनाओं, तथ्यों आदि का प्रत्यास्मरण आदि सम्मिलित है। तो इसमें सूचनाओं और तथ्यों का प्रत्यास्मरण सम्मिलित होता है। देन सेकंड, अब बात करते हैं सेकंड, बोध या अवबोध की। बोध या अवबोध ज्ञान के बाद आता है। तो ज्ञान में क्या आ गया? सूचनाओं, तथ्यों का स्मरण या प्रत्यास्मरण। बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब ये होता है कि स्मरण की गई वस्तु को समझने या उसका अर्थपन, है ना, अर्थापन बोलेंगे, अर्थपन नहीं बोलेंगे। स्मरण की गई वस्तु को समझने या उसका अर्थापन से संबंधित है। तो ये हो गया ज्ञान, हो गया बोध, हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है प्रयोग। किसका प्रयोग? ज्ञान का प्रयोग। तो तीसरा स्टेप है प्रयोग, यानी कि ज्ञान का प्रयोग या ज्ञानोप्रयोग। ज्ञान का प्रयोग। तो भाई ज्ञानों के प्रयोग से मतलब ये है कि यह स्मरण की गई वस्तु और समझी की गई, स्मरण की गई व समझी गई विषय वस्तु को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने की योग्यता है कि आप उसको नवीन परिस्थितियों में कैसे प्रयुक्त कर पाते हैं। देन अगला पार्ट है विश्लेषण। फोर्थ है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। विश्लेषण का मेनली मतलब जो होता है वो होता है कि एक बड़ी सी चीज़ को, कंसाइज चीज़ को, एक बल्क चीज़ को या बड़े ही चीज़ को, स्थूल विषय को टुकड़ों टुकड़ों में कर करके देखना, तो इसको बोलते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण जो होता है यह विषय वस्तु को उसके विभिन्न अंगों में विभक्त करो और उसमें निहित संरचना को समझने की योग्यता को बोलते हैं कि उसमें कैसी संरचना है। इस योग्यता को अपन विश्लेषण बोलते हैं। विश्लेषण के बाद संश्लेषण आता है, क्योंकि अगर आप विश्लेषण कर लेते हो तो आप संश्लेषण कर लेते हो। एक्चुअली विश्लेषण सबसे बढ़िया जो होते हैं चाइनीज़ करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आता पहले उसको खोल खाड़ लेते हैं और फिर खुद बना लेते हैं, अपनी कंपनी से खुद बना लेते हैं। तो सेकंड है संश्लेषण। तो संश्लेषण क्या है? संश्लेषण जो होता है यह विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ करके नवीन सामग्री बनाने की योग्यता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ लो और एक बड़ी सामग्री बना लो, नई सामग्री बना लो, इसको बोलते हैं संश्लेषण। छठवां स्टेप था मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या बताता है? ये जो मूल्यांकन विधि है यह प्राप्त ज्ञान की महत्ता को आकलन करने के योग्य बनाता है। यह मूल्यांकन विधि जो है यह प्राप्त ज्ञान की महत्ता को आकलन करने के योग्य बनाता है। यह ज्ञानात्मक पक्ष का उच्चतम स्तर है। ज्ञानात्मक पक्ष का या संज्ञानात्मक पक्ष का ये उच्चतम स्तर है। ठीक ना? क्या? मूल्यांकन। तो पहला पक्ष यहाँ पे कंप्लीट होता है। बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष भी बोलते हैं इसको। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। देखिए भाई, भावात्मक पक्ष क्या है और भावात्मक पक्ष में क्या क्या बातें हैं ये भी देखेंगे कि भावात्मक पक्ष क्या है और भावात्मक पक्ष में क्या क्या बातें हैं। भाई इसके लिए किस किस लोगों ने काम किया? ब्लूम तो थे ही मेन, साथ में कृथवाल और मसीहा, यानी कि ब्लूम और साथियों ने मिल करके इसको 5 भागों में विभाजित किया था भावात्मक पक्ष को। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, मूल्य का चरित्रीकरण। ग्रहण करना, अनुक्रिया है ना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, अनुमूल्यन मतलब मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, अनुमूल्यन मतलब मूल्य निर्धारण। फिर है संगठन, संगठन यानी कि व्यवस्था, और फिर लास्ट है मूल्य का चारित्रीकरण। चलिए तो एक एक स्टेप करके क्लियर करूंगा। पहला स्टेप है ग्रहण करना। ग्रहण करना, तो ग्रहण करना क्या बताता है? यह किसी भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, उसे ग्रहण करता है। यह निम्न स्तरीय क्रिया मानी जाती है। भावात्मक पक्ष में यह निम्न स्तरीय क्रिया मानी जाती है।
कि आपके पास यदि कोई उद्दीपन है, किसी उद्दीपन के प्रति, मतलब कोई स्टिमुलस है, उसके प्रति संवेदनशीलता को दिखलाता है कि आपके भाव जागृत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है ग्रहण करना। सेकंड, अनुक्रिया। अनुक्रिया अनुक्रिया यह उद्दीपन के प्रति की जाने वाली क्रिया को दिखलाता है, या उद्दीपन के प्रति की जाने वाली क्रिया को ही अनुक्रिया कहते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि होती है उसी उद्दीपन के प्रति वह अनुक्रिया करता है। हाँ, ऐसा होता भी है कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि होती है वह उसी उद्दीपक के प्रति वह अनुक्रिया करता है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो पहला पार्ट हो गया ग्रहण करना, सेकेंड पार्ट हो गया क्या, अनुक्रिया। अनुक्रिया। देन थर्ड पार्ट है जी मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण, हाँ जी, मूल्य निर्धारण, या उसी को बोलते हैं अनुमूल्यन। अनुमूल्यन, अनुमूल्यन, मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन। तो मूल्य निर्धारण क्या होता है? मूल्य निर्धारण या अनुमूल्यन यह किसी भी प्रतिक्रिया या व्यवहार का व्यक्ति द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद उस व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह व्यक्ति की अभिवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। जी हाँ, मतलब यह किसी भी प्रतिक्रिया या व्यवहार का व्यक्ति द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद उस व्यवहार के प्रति की गई प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रदर्शित करता है। देन नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है संगठन या व्यवस्था। संगठन या व्यवस्था, फोर्थ पॉइंट आता है संगठन या व्यवस्था। यह व्यक्ति द्वारा प्राप्त विभिन्न मूल्यों के समूह को व्यवस्थित या संगठित करने की प्रक्रिया है, जिसको हम संगठन या व्यवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य का चारित्रीकरण। फिफ्थ पॉइंट, मूल्य का चारित्रीकरण। मूल्य का चारित्रीकरण व्यक्ति द्वारा निरंतर मूल्यों को संगठित करने व व्यवहार में लाने से वह उसके चरित्र का एक भाग बन जाता है, जिसे चारित्रीकरण कहते हैं। तो ये थे सारे भावनात्मक पक्ष। अब पढ़ते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष। तो मनोक्रियात्मक पक्ष के लिए ब्लूम और उसके साथियों ने काम किया था, ठीक है ना। ब्लूम और उसके साथियों ने काम किया था। आइए देखते हैं कि मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से पक्ष हैं? मनोक्रियात्मक पक्ष, ठीक है ना। तो ब्लूम्स और उसके जो साथी थे उन्होंने मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 श्रेणियों में बांटा है। तो इसमें जो वर्णित 5 श्रेणियां हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। पहली श्रेणी है अनुकरण, सेकेंड पॉइंट है परिचालन। पहला है अनुकरण, सेकेंड पॉइंट है परिचालन, तीसरा है शुद्धता, तीसरा पॉइंट है शुद्धता, चौथा पॉइंट है संयोजन या संधिबद्ध करना। संयोजन या इसी को बोलते हैं संधिबद्ध करना। और फिफ्थ पॉइंट है संयोजन या संधिबद्ध करने के बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण। तो ये पॉइंट्स अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि भावनात्मक पक्ष के इन बिंदुओं से हम क्या समझ सकते हैं। तो ये 5 बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहला अनुकरण है, भावनात्मक, माफ़ कीजिएगा, ये मनोक्रियात्मक पक्ष है, मैंने भावनात्मक गलती से कह दिया है। तो मनोक्रियात्मक पक्ष का पहला बिंदु है अनुकरण। तो किसी व्यक्ति के कार्य को होते देखकर स्वयं प्रारंभ करने को बोलते हैं अनुकरण। इमिटेशन भी बोलते हैं इसको, कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिखाया गया उसको देखकर को वो खुद करे, तो इसमें उसका मन भी काम करता है और हाथें भी काम करते हैं। तो मन और हाथ जब साथ साथ काम करते हैं तो मनोक्रियात्मक पक्ष होता है। सेकेंड बात है परिचालन, इस कार्य में शुद्धता लाने के लिए निर्देशों का पालन करता है। जी हाँ,
तो परिचालन में क्या होता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें शुद्धता लाने के लिए जो उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या जो निर्देश दिए गए हैं उनको वो फॉलो करेगा। देन शुद्धता की बात करते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध और सही करना प्रारंभ कर लेता है। जिस तरीके से बच्चे की लिखावट धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। एंड अगला पॉइंट है संयोजन या संधिबद्ध करना। तो वह क्रमबद्ध रूप से कार्य को करते हुए उनमें कार्य में सामंजस्य बिठाता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप करके बच्चा लिखना सीखता है, वैसे ही कोई भी मनुष्य मनोक्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत संयोजन और संधिबद्ध करके कार्य को करता है। देन स्वाभाविकरण, धीरे धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है और वह आदत व कौशल के रूप में दर्शाया जाता है। उसी को स्वभाव को आदत या कौशल बोलते हैं। चलिए अब देखिए, ये तो थे हमारे सारे के सारे पक्ष। हमने कौन कौन से पक्ष पढ़े? ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा हमने भावनात्मक पक्ष पढ़ा, हमने मनोक्रियात्मक पक्ष पढ़ा। तो शैक्षिक उद्देश्यों के ये तीनों पक्ष हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़े। अब हर वर्ग को हर पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष में जितने भी आपके वर्ग हैं उनमें जो भी चीज़ें आती हैं, ज्ञान आता है। जैसे मैं अगर ज्ञानात्मक पक्ष की बात करूं तो उसमें ज्ञान आता है, अवबोध आता है, प्रयोग होता है। तो इन पक्षों को ले करके कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि सीखने की उपलब्धियां हैं और कार्य क्रियाएं हैं। इनको डिस्कस हम डिटेल में करते हैं कि इसमें सीखने की उपलब्धियां क्या होंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष डेवलप हुआ, कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चे का भावात्मक पक्ष डेवलप हुआ, कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चे का मनोक्रियात्मक पक्ष डेवलप हुआ। तो हम सीखने की उपलब्धियां बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि क्या क्रियाकलाप करवाने चाहिए बच्चों को कि जिससे कि भावनात्मक पक्ष कह लो या क्रियात्मक पक्ष कह लो या आपका मनोक्रियात्मक पक्ष कह लो या आपका ज्ञानात्मक पक्ष कह लो, वो डेवलप हो। ठीक ना। तो ब्लूम व साथियों द्वारा वर्गीकृत 3 पक्षों व उनके वर्गों को कार्य रूप में लाने व लिखने के लिए कुछ क्रियाओं का निर्माण किया गया है, जिन्हें सारणीबद्ध रूप से मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्यार्थी इन क्रियाओं को अच्छे से याद कर लें। चलिए, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए देख लीजिए। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लूम के द्वारा विकसित जो है ज्ञानात्मक क्षेत्र। लिखिए, ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र, द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र। आपको समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे से अभी थोड़ी देर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ब्लूम द्वारा विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र में सबसे पहले स्तर की बात कर लेते हैं। स्तर, तो स्तर में सबसे पहला स्तर क्या होता है भाई? ज्ञान। और अंतिम स्तर क्या होता है? मूल्यांकन। तो स्तर में पहला स्तर आएगा निम्न स्तर। तो निम्न स्तर में कहाँ से वर्ग क्या होता है? निम्न स्तर का पहला वर्ग होता है ज्ञान। ज्ञान। तो ब्लूम के अनुसार जो पहला स्तर आया वो था ज्ञान। तो ज्ञान देने के लिए यहाँ पर लिखिए क्रियाकलाप। चाहे तो आप क्रियाकलाप लिख लो या कार्य क्रियाएं लिख लो, बात बराबर है कि क्या सी कार्य क्रियाएं करोगे ज्ञान विकसित करने के लिए। और फिर उसके बाद सीखने की उपलब्धियां क्या होनी चाहिए या क्या होंगी जब बच्चा सीख लेगा। तो बीच वाला पॉइंट बना दो, सीखने की उपलब्धियां। कैसे पता चलेगा कि बालक सीख गया, या आपके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि उसके सीखने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? सीखने की उपलब्धियां। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, पहला वर्ग है ज्ञान। ठीक है ना। तो ये निम्न स्तर का टॉपिक है। अब धीरे धीरे उच्च की तरफ चलेंगे, उच्च मूल्यांकन होता है। तो ज्ञान में देखिए सबसे पहले क्रियाकलाप क्या कराएंगे। तो ज्ञान में क्रियाकलाप लिखते जाइए। प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण कह लीजिए, अभिज्ञान कह लीजिए, रेखांकित मापन, परिभाषा देना, कहना, पहचानना, चुनना, नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, मिलाना और दोहराना। ये सारे ज्ञान की क्रियाएं हैं। ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने की ये क्रियाएं हैं। फिर से पहले कह देता हूँ एक बार। प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान, रेखांकित मापन, परिभाषा देना, कहना, पहचानना, चुनना,
नाम बताना, लिखना, सूची बनाना, मिलाना, दोहराना। तो ये ज्ञान की क्रियाएं हैं। अब इनकी सीखने की उपलब्धियां क्या हैं? अगर बच्चा के अंदर ज्ञानात्मक स्तर डेवलप हो जाता है या पहले निम्न स्तर को अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसकी उपलब्धियां क्या हो सकती हैं? पहला, विशिष्ट वस्तुओं के उसे नाम पता होने चाहिए, मतलब उसे प्रत्यास्मरण हो गया है। परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। विशिष्ट व्यवहार के साधनों और तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। मापदंड का ज्ञान, मापदंड नहीं, माफ़ कीजिएगा, मानदंड का ज्ञान। सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान। नियमों, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का ज्ञान, सामान्यीकरणों का ज्ञान। मानदंड, कार्य पद्धति और श्रेणियों का ज्ञान। तो अगर उसके आपको सीखने की उपलब्धियां टेस्ट करनी है तो देखिए किन किन चीज़ों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या क्या होना चाहिए सीखने की उपलब्धियों के अंतर्गत? विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट व्यवहार के साधनों तथा तरीकों का ज्ञान, मानदंड का ज्ञान, सार्वभौम वस्तुओं का ज्ञान, नियमों, सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का ज्ञान, मानदंड, कार्य पद्धति, श्रेणियों का ज्ञान। तो ये सारे ज्ञान होने चाहिए। देन अगला स्तर आता है बोध का, या उसी को कहते हैं अवबोध। तो सेकंड जो स्तर है वो है, ये फर्स्ट स्तर था, सेकंड जो वर्ग है वो है बोध स्तर। नियम से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, निम्न से उच्च की ओर, बोध या अवबोध। तो बोध या अवबोध में जो क्रियाकलाप आप क्या करवा सकते हैं वो क्या है? बोध और अवबोध में अपने शब्दों में बताना, इससे अवबोध का पता चलेगा। व्याख्या करना, ठीक है ना, तो अवबोध चल रहा है, अब क्रियाकलाप चल रहा है, तो अपने शब्दों में बताना, व्याख्या करना, सारांश देना, अंतर करना, अनुमान लगाना, औचित्य सिद्ध करना, वर्गीकरण करना और उदाहरण देना। ये सारे के सारे किस में आएंगे? अवबोध में आएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या है कार्य क्रियाएं। अपने शब्दों में बताना, व्याख्या करना, सारांश देना, अंतर करना, अनुमान लगाना, औचित्य सिद्ध करना, वर्गीकरण करना और उदाहरण देना। तो इन क्रियाकलापों से सीखने की जो उपलब्धियां डेवलप होंगी वो कौन कौन सी हैं? अनुवाद हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी और बाह्यवेशन या उल्लेख करना की उपलब्धियां डेवलप हो जाएंगी। ठीक है ना। तो जो उपलब्धियां आएंगी, सीखने की उपलब्धियां, वो क्या होंगी? अनुवाद, मतलब बालक के अंदर अनुवाद करने की डेवलप क्षमता हो जाएगी, ठीक है ना, व्याख्या कर सकेगा, ठीक है ना, और बाह्यवेशन या उल्लेख करना यानी चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएगा वो, ये उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। चलिए सेकंड स्तर पार कर गए हैं। अब तीसरा स्तर है प्रयोग। तो प्रयोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए स्तर तो बढ़ रहे हैं और तीसरा जो वर्ग है वो है प्रयोग। बढ़ते हुए स्तर में जो तीसरा नियम था, तीसरा जो वर्ग था वो था प्रयोग। तो प्रयोग के लिए आप क्या क्या क्रियाकलाप कर पाएंगे? प्रयोग के लिए आपके क्रियाकलाप हैं चयन करना। प्रयोग के लिए क्रियाकलाप जो होंगे वो होगा चयन करना, ओके, चयन करना, पाना, मतलब कोई चीज़ आपको फल मिले, चयन करना, पाना, प्रदर्शन करना, निर्माण करना, गणना करना, भविष्यवाणी करना और प्रयोग करना। तो ये जो कार्य क्रियाएं हैं ये प्रायोगिक पक्ष प्रयोग वर्ग के अंतर्गत आती हैं। एक बार फिर बोल देता हूँ, चयन करना, पाना, प्रदर्शन करना, निर्माण करना, गणना करना, भविष्यवाणी करना और प्रयोग करना। अब इसकी सीखने की उपलब्धियां देख लीजिए कि क्या उपलब्धियां मिलेंगी। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं, इन क्रियाकलापों को, तो आपकी उपलब्धि जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना। पहला है नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण करना। दूसरी उपलब्धि है निदान करना। तीसरी उपलब्धि है विषय वस्तु को प्रयोग में लाना। तो ये चीज़ें आपकी सीखने की उपलब्धियां में आनी चाहिए, नियमों व सिद्धांतों का सामान्यीकरण, निदान करना और विषय वस्तु को प्रयोग में लाना। देन अगली बात करते हैं, अगला वर्ग है विश्लेषण का। अगला वर्ग है विश्लेषण। तो विश्लेषण में आपको जो क्रियाकलाप कराने हैं, पहले मैं क्रियाकलाप बता देता हूँ। विश्लेषण करने में जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य क्रियाएं हैं, वो है विश्लेषण करना, पृथक्करण करना, संकेत देना, आलोचना करना, विभेदीकरण करना और पहचानना।
तो ये इसकी क्रियाएं हैं। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। विश्लेषण करना, पृथक्करण करना, संकेत देना, आलोचना करना, विभेदीकरण करना और पहचानना। अब इसकी जो सीखने की उपलब्धियाँ होंगी वो क्या होंगी? अद्भुत या अनोखा संप्रेषण, अमूर्त संबंध उत्पन्न करना, योजना का निर्माण करना। तो ये संश्लेषण की प्रक्रियाएं हैं। संश्लेषण की उपलब्धियां जो होंगी वो क्या होंगी? अद्भुत या अनोखा संप्रेषण, अमूर्त माफ़ कीजिएगा, मुझे विश्लेषण बताना था, मैं संश्लेषण पे पहुंच गया। तो विश्लेषण में देखिए क्या होगा। विश्लेषण में सबसे पहले कार्य क्रियाएं देख लीजिए। कार्य क्रियाएं क्या होंगी? विश्लेषण करना, पृथक्करण करना, संकेत देना, आलोचना करना, विभेदीकरण करना और पहचानना, ये विश्लेषण के अंग हैं। और इसके बाद जो आपकी सीखने की उपलब्धियां होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तत्वों व संबंधों का विश्लेषण करना, तत्वों व संबंधों का विश्लेषण करना, और दूसरा व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण करना। ये इसके सीखने की उपलब्धियां हैं। देन अगले वर्ग में आ जाइए। अगला वर्ग है संश्लेषण। संश्लेषण, तो संश्लेषण में क्रियाएं, कार्य क्रिया मैं बता देता हूँ। संश्लेषण में है कार्य क्रिया। योग करना यानी क्रिएटिविटी दिखाने से रिलेटेड है ये, कि कुछ बना रहे हो आप, तो योग करना यानी कि जोड़ना। कैसा जोड़ना? दो चीज़ों को जोड़ना या कुछ भी जोड़ करके कुछ नया बनाना, है ना। सृजन करना, क्रिएट करना। प्रारूप तैयार करना मतलब मॉडल बनाना। सारांश देना और वर्णन करना। तो ये जो होता है ये संश्लेषण में आता है, ठीक है। और संश्लेषण में आपके जो सीखने की उपलब्धियां होनी चाहिए वो क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, अद्भुत या अनोखा संप्रेषण। पहला पॉइंट है अद्भुत या अनोखा संप्रेषण। दूसरा पॉइंट है अमूर्त संबंध उत्पन्न करना, है ना, मतलब कि कोई अमूर्त संबंध उत्पन्न करना। और तीसरा है योजना का निर्माण करना। तो ये भी सभी संश्लेषण के अंग हैं। अब अगली बात करते हैं हम संश्लेषण के बाद उच्च स्तर की। तो उच्च स्तर में अंत में सबसे जो लास्ट वर्ग आता है वो है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो होता है वो उच्च स्तर का वर्ग होता है, ठीक ना। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, ब्लूम के ये ज्ञान वाले वर्गीकरण में, ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में सबसे जो उच्च स्तर पे वर्ग जो आता है, उच्च स्तर की जो हेडिंग है वो है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है मूल्यांकन में? देखिए कार्य क्रियाएं: अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना, मूल्यांकन करना। फिर से पढ़ देता हूँ। अवगत करना, तुलना करना, निष्कर्ष निकालना, आलोचना करना, निर्णय लेना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना, ये सारे के सारे मूल्यांकन की कार्य क्रियाएँ हैं। और मूल्यांकन में जो सीखने की उपलब्धियां हैं वो कैसे पता चलती हैं? आंतरिक व बाह्य प्रमाणों द्वारा निर्णय। आंतरिक व बाह्य प्रमाणों द्वारा निर्णय। तो ये था बेंजामिन ब्लूम का विकसित ज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें पूरे हमने टॉपिक डेवलप कर दिए हैं। अब आइए भावात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। भावात्मक क्षेत्र में देखते हैं, तो भावात्मक क्षेत्र को डिस्कस करेंगे इसी तरीके से डिटेल में कि भावात्मक क्षेत्र क्या हुए करते हैं। हेलो, ओके। भावात्मक क्षेत्र, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एरिया, सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं, इमोशनल एरिया। तो भावात्मक क्षेत्र में जो डेवलपमेंट किया था वो क्या थे? ब्लूम थे, ओके, क्रेथवाल थे और मसीहा थे। इन्होंने मिलकर के इसको डेवलप किया है। अब भावात्मक क्षेत्र में जो वर्ग हैं, मतलब जो हेडिंग्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उसमें कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। वो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला वर्ग है ग्रहण करना, ओके, पहला वर्ग है ग्रहण करना, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। दूसरा वर्ग है अनुक्रिया। तीसरा वर्ग है मूल्य निर्धारण, या इसको ही बोलते हैं अनुमूल्यन। चौथा वर्ग है संगठन या व्यवस्था। तो
तो चौथा वर्ग ले लीजिए संगठन या व्यवस्था। और लास्ट जो वर्ग है वो है मूल्य का लक्ष्य वर्णन या चारित्रीकरण। मूल्य का लक्ष्य वर्णन या इसी को कहते हैं चारित्रीकरण। देखिए जी, तो ये हमारे पास इतने वर्ग हैं। अब इनके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कार्यक्रियाएँ। यहाँ पर ये मैं कार्यक्रियाएँ इस बार यहाँ लिख रहा हूँ, कार्यक्रियाएँ। और कार्यक्रियाओं के बाद लास्ट में क्या आएगा, सीखने की उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ, ओके, सीखने की उपलब्धियाँ। चलिए, तो देखिए ग्रहण करना, ग्रहण करने के लिए जो कार्य क्रियाएँ या क्रियाकलाप होंगे वो क्या होंगे। ग्रहण करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, प्रत्यक्षीकरण करना, पसंद करना, सूचना देना। तो ये क्रियाएं हैं, कार्य क्रियाएं। ग्रहण करना, स्वीकार करना, प्रत्यक्षीकरण करना, पसंद करना, सूचना देना। और इसकी जो उपलब्धियां हो सकती हैं, सीखने की उपलब्धियां, यदि आप सीख जाते हैं तो आप कैसे मापन करोगे। उपलब्धि के लिए जो पॉइंट्स हैं वो होंगे, अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर चेतना या जागरूकता आ जाएगी। पहला पॉइंट चेतना या जागरूकता। दूसरा पॉइंट स्वीकार करने की इच्छा। और तीसरा पॉइंट है नियंत्रित या चयनित ध्यान या योजना। नियंत्रित या चयनित ध्यान या योजना। सेकंड पॉइंट है अनुक्रिया। अनुक्रिया, तो अनुक्रिया के लिए जो कार्यकलाप होने चाहिए वो क्या क्या होने चाहिए, वो है उत्तर देना, सूची बनाना, चयन करना, सहायता करना, सूचित करना, संकलन करना, प्रस्तुत करना। ये अनुक्रिया के लिए कार्यक्रियाएं हैं। और इसमें जो सीखने की उपलब्धियां होंगी वो होंगी अनुक्रिया की सहमति या इच्छा, अनुक्रिया में संतोष। थर्ड पॉइंट है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण को अनुमूल्यन भी कहते हैं। इसके लिए अनुक्रियाएं हैं प्रभावित करना, निर्णय लेना, आमंत्रित करना, पूरा करना, मिलाना और दिखाना। और इसमें जो सीखने की उपलब्धियां हैं वो हैं मूल्यों को क्रम देना, मूल्यों को स्वीकारना, मूल्यों को प्रतिबद्ध करना। देन है संगठन या व्यवस्था। संगठन या व्यवस्था में जो कार्यक्रियाएं हैं वो है परिवर्तन करना, संगठित करना, वर्णन करना, आदेश देना, संशोधन करना, निश्चय करना, समायोजन करना। फिर से बताता हूँ, संगठन या व्यवस्था में जो आपके कार्यक्रियाएं हैं वो है परिवर्तन करना, संगठित करना, वर्णन करना, आदेश देना, संशोधन करना, निश्चय करना, समायोजन करना। और जो आपका सीखने की उपलब्धियां हैं वो हैं मूल्यों का संप्रत्ययीकरण, मूल्य प्रणाली की व्यवस्था करना। देन अगला है अगला पॉइंट है, अगला वर्ग है मूल्य का लक्ष्य वर्णन। मूल्य का लक्ष्य वर्णन या इसी को बोलते हैं चारित्रीकरण। मूल्य का चारित्रीकरण। तो मूल्य का चारित्रीकरण में जो कार्य क्रियाएं होती वो होती है अभ्यास करना, प्रस्तावित करना, विकसित करना, कार्य करना, हल करना, दोहराना। और इसका जो सीखने की उपलब्धियां होती वो होती हैं सामान्य समुच्चय एवं लक्ष्य वर्णन। तो भाई ये तो थे हमारे कौन सा पक्ष, भावात्मक पक्ष, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है मनोक्रियात्मक पक्ष। तो मनोक्रियात्मक पक्ष में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्लूम्स और उसके साथियों ने मनोक्रियात्मक पक्ष में पांच वर्गों को बांटा, जिसमें था अनुकरण, परिचालन, शुद्धता नियंत्रण, संयोजन एवं स्वाभाविकरण। जी हाँ। तो मगर उसके बाद 1956 में तो ये वर्गीकरण हुआ था, ये जो ब्लूम और इसके साथी ने किया था मनोक्रियात्मक का। मगर 1969 में 1969 में एक मनोवैज्ञानिक थे जे सिम्पसन, उन्होंने क्रियात्मक उद्देश्यों को ब्लूम की तरह 5 वर्गों में बांटा है, ठीक है ना। उन्होंने ये मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 वर्गों में बांटा है, जिसके वर्णन है, इनका वर्गीकरण देखिए चलिए, तो इनका वर्गीकरण जो है, इनका वर्गीकरण ब्लूम एवं साथियों ने निम्न प्रकार से किया है। तो ये जो है ब्लूम और साथियों ने इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। देखिए 2 वर्गीकरण हुए हैं, एक तो ब्लूम्स और उनके साथियों ने किया है। मैं किस वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ, मनोक्रियात्मक पक्ष के वर्गीकरण की। तो एक तो मैं ब्लूम और उनके साथियों की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। और दूसरा जो वर्गीकरण किया है वो किया है
किसने वो किया है, इन्होंने अपना ब्लूम्स के अलावा ये जो वर्गीकरण किया है सिम्पसन ने मनोक्रियात्मक पक्ष के आधार पर। तो मैं दोनों के ही वर्गीकरण आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, तो ब्लूम्स ने जो वर्गीकरण किया है, ब्लूम्स और उसके साथियों ने, उनके जो 5 पक्ष थे, जो 5 वर्ग थे, उसमें पहला है अनुकरण, दूसरा वर्ग है हस्त आदि प्रयोग यानी कि परिचालन, दूसरा प्रयोग है परिचालन, तीसरा है शुद्धता, चौथा है संयोजन या संधिबद्ध करना, और पांचवा है स्वाभाविकरण। चलिए देखिए, तो ये 5 हेडिंग्स हैं। तो जो अनुकरण है, अब 5 हेडिंग ये हैं। अब इनके अनुकरण में देखिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अनुकरण में जो आपके सीखने की उपलब्धियां होंगी वो होगा आवेग, सेकेंड पॉइंट पुनरावृत्ति, आवेग या पुनरावृत्ति। परिचालन में या हस्तादि प्रयोग में जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, निर्देश पालन, चयन व स्थिरता। निर्देश पालन, दूसरा है चयन व स्थिरता। शुद्धता में जो पॉइंट्स हैं वो हैं पुनरुत्पादन और दूसरा है नियंत्रण, पुनरुत्पादन और नियंत्रण। संयोजन का जो पॉइंट है संधिबद्ध करना या संयोजन, उसमें है अनुक्रम, दूसरा पॉइंट है सामंजस्य। एंड स्वाभाविकरण या नैसर्गीकरण में जो पॉइंट है वो है स्वचालन और या अभ्यांतरीकरण। तो ये पॉइंट सारे के सारे हैं। ये ब्लूम्स का जो था वर्गीकरण था। परंतु इसके बाद मनोक्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वो सिम्पसन के आधार पर भी आता है। तो सिम्पसन के आधार पर जो उन्होंने वर्ग दिए थे वो क्या थे, तो सिम्पसन के यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग, और यहाँ पे कार्यक्रियाएं, और यहाँ पे है इनके क्या, सीखने की उपलब्धि। यस, चलिए, कार्यक्रियाएं, सीखने की उपलब्धि। तो सिम्पसन का पहला वर्ग में जो था वर्ग थे वो क्या थे, प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है वर्ग में है, सिम्पसन के वर्ग में है व्यवस्था। ये मनोक्रियात्मक की बात चल रही है। मनोक्रियात्मक पक्ष में पहला वर्ग है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है व्यवस्था, तीसरा है निर्देशात्मक अनुक्रिया, चौथा है क्रियाविधि, और पांचवा एवं अंतिम है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। चलिए तो देखिए जी, अब इसमें क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण में पहला क्रियाकलाप है निर्माण करना एवं चित्र बनाना। और इसमें जो आपके सीखने की उपलब्धियां आएंगी वो होंगी व्याख्यात्मक स्तर, दूसरा संक्रमण की अवस्था, लास्ट इज वर्णात्मक स्तर। देन इसके बाद व्यवस्था में देखिए, व्यवस्था में मानसिक, शारीरिक एवं जो आपका कार्यक्रियाएं हैं वो है, कार्यक्रिया में है प्रारूप तैयार करना। तो प्रारूप तैयार करना एक ये है अपना व्यवस्था की कार्यक्रिया है।
और इसमें आता है मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक स्तर। मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक स्तर। देन है निर्देशात्मक अनुक्रिया। निर्देशात्मक अनुक्रिया जो है, निर्देशात्मक अनुक्रिया है जिसमें पहचानना, जो निर्देशात्मक अनुक्रिया में जो कार्य क्रियाकलाप है वो है क्या है, पहचानना और स्थापित करना। इसमें क्रियाकलाप है निर्देशात्मक में पहचानना और स्थापित करना। और इसमें जो सीखने की उपलब्धि होगी वो होगी जटिल कौशलात्मक क्रियाएं। देन क्रियाविधि, अगला वर्ग है क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में जो कार्य क्रियाएं हैं वो है मरम्मत करना और अभ्यास करना। मरम्मत करना, अभ्यास करना क्रियाविधि की कार्य क्रियाएं हैं। और इसका जो सीखने की उपलब्धि है वो है आत्मविश्वास व कौशल का विकास। फिर अंतिम है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया में जो कार्य क्रियाएं हैं वो है सृजन करना, जोड़ना, पता लगाना और बदलना। सृजन करना, जोड़ना, पता लगाना और बदलना। इसकी जो सीखने की उपलब्धियां होती हैं वो हैं जटिल कार्य की क्षमता व कौशल का विकास। जटिल कार्य की क्षमता व कौशल का विकास। ठीक है, तो जी ये जो हैं ये सारे के सारे पक्ष हमने डिस्कस कर लिए हैं, इनकी कार्य क्रियाएँ डिस्कस कर ली हैं और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इनकी सबके सीखने की उपलब्धियां जो हो सकती हैं वो डिस्कस कर ली हैं। उक्त तीनों पक्षों का पृथक पृथक नहीं किया जा सकता है, ये तीनों पक्ष अंशतः एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का महत्व। तो शैक्षिक उद्देश्यों की पहली महत्ता उसके निम्नलिखित कार्य से स्पष्ट होती है। शैक्षिक प्रक्रिया व सामग्री आदि के स्तरीकरण और मूल्यांकन में दिशा निर्देश बनाना। मतलब शैक्षिक प्रक्रिया व सामग्री आदि के स्थिरीकरण व मूल्यांकन में दिशा निर्देश बनाना कि जो शैक्षिक प्रक्रिया होगी और शैक्षिक सामग्री होगी किस स्तर की होंगी, और मूल्यांकन के निर्देश। विद्यार्थियों की योग्यता के निर्धारण में सहायता देना। पिछड़े एवं प्रतिभाशील विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता देना। विद्यार्थियों की योग्यता के निर्धारण में सहायता देना, पिछड़े और प्रतिभाशील विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता देना। ठीक। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं, प्रकृति और दिशा को निश्चित करना कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है उनका उद्देश्य क्या है, वो किस दिशा में जाएंगे, उनकी प्रकृति कैसे होगी। एंड शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं के निराकरण में सहायता देना। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं व समस्याओं के निराकरण में सहायता देना कि शिक्षा के जो अलग अलग पहलू हैं और जो बिंदु हैं, शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं के निराकरण में सहायता देना। नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु के चुनाव का गठन में सहायता देना। जो भी विषय वस्तु है उसके चुनाव व गठन में सहायता प्रदान करना। एंड लास्ट पॉइंट है समस्त शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन को आधार देना। मतलब पूरा का पूरा जो शैक्षिक कार्यक्रम साल भर चलता है उसके नियोजन का, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको आधार प्रदान करना। ये जो है ये सारे शैक्षिक उद्देश्य की वजह से ही तय होते हैं और शैक्षिक उद्देश्य के आधार पे इनमें प्रगति की जाती है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 आज समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लेकर के आएंगे विभिन्न शिक्षण विधियाँ। चैप्टर का नाम भी चल रहा है शिक्षण विधियाँ, और यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 फिनिश होता है। हमसे जुड़े रहिए और जो भी समस्या आती प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, बाय बाय।